नमस्कार। आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। प्यार से आप दुनिया नहीं जीत सकते, लेकिन नफ़रत से दुनिया को बांट कर अपना राजपाट चलाया जा सकता है। प्यार के रास्ते पर आपको मिलेंगे बुद्ध और नानक, लेकिन नफ़रत के रास्ते पे ताज और तख्त। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना साम्राज्य प्यार और प्रेम से तो नहीं खड़ा किया है। आज हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों पर ओवैसी परिवार का कंट्रोल है और वह ज़्यादातर हिंदू और हिंदुत्व विरोधी भाषा पर खड़ा किया गया है। अब इसी एजेंडा को लेकर वह उत्तर भारत की ओर निकल पड़े हैं। 53 वर्षीय ओवैसी 6 बच्चों के बाप हैं और अपने 6 बार के सांसद रह चुके पिता सलाहुद्दीन से उन्होंने राजनीति उन्हें विरासत में मिली। नफरती होने के अलावा ओवैसी एक बहुत ही चालाक और मौका परस्त पॉलिटिशियन है। शुरू के कुछ सालों में ओवैसी ने राजनीति का पारा नापा और उनकी समझ में आया कि जिधर दम उधर हम की राजनीति सबसे उपयुक्त रहेगी। तो शुरू में वाजपेयी काल में तो उन्होंने उनके सुर से सुर मिलाया और शहीद और लखवी वगैरह को खूब गलियाते रहे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुसलमान आरक्षण का फर्जी मुद्दा उठाया और जैसे ही मोदी आए तो उन्होंने हिंदुत्व विरोधी राग अवलापना शुरू कर दिया। अब मोदी कार्यकाल में यह आम राय है कि वह भाजपा से मिले हुए हैं। ओवैसी इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। लेकिन वो वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है और अपने भाषणों से वह काम करते हैं जिससे कि मुस्लिम भड़क जाए। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। याद रखो मुसलमानों, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। लेकिन मुस्लिम भड़का या ना भड़का, हिंदू उनसे सावधान हो गया। तो अगरचे ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं तो उन्होंने बीजेपी का काम आसान कर दिया, और अगर नहीं है तो मुसलमानों को मोदी का डर दिखाकर अपने पाले में खींच लिया। दोनों ही सूरतों में ओवैसी की जीत हुई ना। और अगर उन्होंने एजेंसी ली थी तो पैसे बन गए और नहीं ली थी तो पार्टी बन गई। ओवैसी का यह एक्सपेरिमेंट बिहार में खासा सक्सेसफुल रहा, जहां उन्होंने एक सीट जीती, और इसके बाद सबसे सक्सेसफुली उन्होंने यादव और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद बिहार में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने पार्षद चुनावों के लिए लोग खड़े किए, जहां उन्हें 5, 6, 1, 3 इस तरह की सीटें हासिल हुई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ओवैसी के दादा परदादा नागपुर से हैदराबाद आए थे और ब्राह्मण परिवार से थे। हैदराबाद आके निज़ाम की सेवा में लगे और धर्म परिवर्तन कर लिया। आज उसी निज़ाम के हैदराबाद शहर में ओवैसी परिवार का कब्जा हो गया है। 1984 से ओवैसी परिवार वहाँ लगातार सांसद है और ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा सदस्य हैं। इसके अलावा तेलंगाना में ओवैसी कहीं से भी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, क्योंकि केसीआर के साथ उनका अंदरूनी समझौता है। लेकिन बिहार में विधानसभा की 100 सीटें लड़ते हैं, यूपी में 200 लड़ते हैं और महाराष्ट्र में 40। इन सब जगह चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने से, बंदरबाट होने की वजह से कुछ मुस्लिम इलाकों में उन्हें सफलता भी मिली है, और यही सफलता उनकी विभाजन की राजनीति का सबूत भी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इतनी जल्दी राजनीति में इतनी बड़ी जगह बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं ओवैसी के पास? कुछ लोगों का क्या, AIM के ही कैंडिडेट्स का कहना है कि वह पार्टी की टिकट बेचते हैं। इसके अलावा उनको अपनी कौम से भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसी वजह से ओवैसी के पास शायद 1-1 करोड़ की 10-12 लग्जरी गाड़ियां हैं और हैदराबाद में उन्होंने अपना एक महल बना रखा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी भी ओवैसी को फाइनेंस करती है? इसका तो पता नहीं, पर
आज तक ईडी या आईटी का कोई भी अफसर हैदराबाद की तरफ नहीं भटका है। ओवैसी जी के राजनीति में बहुत आगे जाने के आसार हैं, क्योंकि नफरत की यह राजनीति अब हमें घेर चुकी है और कुछ साल इसके और चलने की संभावना है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।